सो वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोगों का फिर से मैं यहाँ पर बहुत स्वागत कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या बात है कि आप लोगों को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। कारण ये है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा नंबर लाया है 10th के पेपर में। और 10th का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है इस तरह का पेपर हुआ है कि बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। और इसके बाद एक चीज़ और भी है कि जो बच्चे अब 11th में आए हैं तो अब बच्चे क्या करेंगे कि अब कुछ बच्चे कॉमर्स ऑप्ट करेंगे, कुछ बच्चे साइंस ऑप्ट करेंगे। तो अब चूँकि हम लोग जो हैं, हमारा जो है यहाँ पर थोड़ा सा कर्वेचर थोड़ा सा अलग हो गया। अब कर्वेचर अलग होने का सेंस मतलब क्या हुआ कि जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चे हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा मेरे वीडियो को देख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं उसमें। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि जो बच्चे 11th में आए हैं तो बहुत सारा डाउट है ना। अब देखिए बेसिकली डाउट क्या है, आप लोग जब पढ़ते थे, आपका जो 10th क्लास था तो उसमें आप लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो एक्चुअली वो जो इकोनॉमिक्स था और आप जो अब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा 11th में, इस दोनों में काफ़ी ज़मीन और आसमान का अंतर है, डिफरेंसेस बहुत है। तो कारण क्या है, जो 10th तक का जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा वो एक एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। और जो आप 11th और 12th में पढ़िएगा वो आपका एडवांस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो कहीं ना कहीं आपने 11th में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सब्जेक्ट मैटर आपको पता है। 9th में भी आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट मैटर पता है कि इकोनॉमिक्स व्हाट इज़ रियली अबाउट, है ना, ये कंसर्न क्या करता है इकोनॉमिक्स। अब उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं हमारे 11th में और इसके बाद हम लोग 12th में। तो इसके साथ ये चीज़ है कि आप लोग चूँकि न्यू हैं तो पहले ये कंसेप्ट होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सीबीएसई ने अभी क्या किया, कोरोना को देखते हुए बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस किए हैं। चेंजेस इन द सेंस क्या है कि वो जो सिलेबस पहले थे अब वो सिलेबस क्या कर दिए गए हैं, 30% डिलीटेड कर दिए गए, यानी 30% जो आपका सिलेबस है वो कम कर दिया गया। तो इससे आप लोगों का काफ़ी इजी हो गया नंबर लाने के लिए। और एक चीज़ और भी है कि इस 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आइए हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ लिखा हुआ है कि हमारा जो क्लास 11th है तो इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज़ पढ़ेंगे, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि यहाँ पर हमारा बुक जो है वो कौन सा है। देखिए एनसीईआरटी प्राइमरी है, एनसीईआरटी को आपको लीव नहीं करना है। दूसरा चीज़ क्या है, एनसीईआरटी के साथ आपको बहुत सारे उसके हेल्प बुक हैं, उसके जो आपके जो उसके साथ जो लर्निंग एड्स हैं, लर्निंग मटेरियल्स हैं वो सारे प्रोवाइडेड हैं। तो आप उस बुक्स को भी ले सकते हैं, रेफरेंस बुक को ले सकते हैं ताकि बेटर आपको चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा सके। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स पर भी फोकस हमको बहुत करना है और स्टैटिस्टिक्स पर भी फोकस बहुत करना है। देखिए एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी इस बार जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है तो बहुत बार 11th और 12th का जो इकोनॉमिक्स पेपर होता है बहुत ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 11th के कुछ चीज़ों को 12th में भी फोकस किया गया। और जो लोग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और या जिनका बड़े बड़े कंपटीशन में जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल होता है ना, जैसे कमीशन में भी होता है ना, इसके साथ बहुत सारे सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन भी होते हैं पेपर, तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। तो आपको 11th 12th तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आईएएस का एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसको 11th 12th की बुक नहीं पढ़ना है। अगर आईएएस का भी कोई पेपर दे रहा है तो उसको भी एनसीईआरटी फ्रॉम 6 टू फ्रॉम 12th उसको पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स जिसका ऑप्शनल है, जो लोग इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी 11th 12th को फोकस करना पड़ेगा। हम लोग अभी 11th में हैं, 11th में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल, है ना, यानी छोटे ग्रुप। अब देखिए स्मॉल क्या है, देखिए सिंपल सा चीज़ है, क्या हमारा पूरा कंट्री है और ये जो कंट्री हमारा बना है ऐसे ही तो बन नहीं गया। छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, हर लोगों के ग्रुप जो फॉर्म होते हैं और बड़े बड़े ग्रुप फॉर्म होने से ये हमारा पूरा कंट्री बन गया। तो अब कंट्री के बारे में जब हम लोग बोलते हैं कि कंट्री में कितना इनकम होगा, कंट्री का इनकम कितना है, दैट इज़ कॉल्ड द नेशनल इनकम, है ना। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। तो कंट्री का जब इनकम कितना है तो इससे क्या हमारे दिमाग में आता है, इससे हमारे दिमाग में ये आता है कि कंट्री का जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो लोग हैं हर लोग का कहीं ना कहीं इनकम है
और सारे इनकम को कलेक्ट करने से हमारा कंट्री का इनकम बन रहा है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग कंट्री के बारे में यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक आदमी जो इकोनॉमी में, जो कंट्री लेवल में कंट्रीब्यूट करता है, उस एक इंडिविजुअल की स्टडी को, एक इंडिविजुअल के स्टडी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये चीज़ क्लियर है? अब देखिए क्या है, एक इंडिविजुअल के सारी चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। मीन्स व्हाट? मतलब एक आदमी, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कितना पैसा कमाता है, वो कौन से सेक्टर में काम करता है, जिस सेक्टर में काम करता है वो सेक्टर किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करना है ना। इसके बाद एक चीज़ और है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते किसको हैं? इंडिविजुअल मार्केट। अगर एक आदमी अगर मार्केट में जाता है तो एक बात तो तय है कि मार्केट जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल से बना हुआ है। इस मार्केट में हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं खरीदने के लिए सामानों को, बाइंग एंड परचेजिंग का काम होता है। लेकिन ये जो मार्केट है ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये इंडिविजुअल बेस्ड मार्केट है। मतलब एक आदमी को कोई भी सामान चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? वो मार्केट में जाएगा, और उस आदमी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कहाँ पर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ प्राइस ऑन गुड। एक आदमी जो मार्केट में जाता है, अब वो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में तो उसको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ चेंजेस। और प्राइसेस क्यों देगा वो? मार्केट में वो प्राइस क्यों पे करेगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वहाँ पर कोई गुड वो खरीद रहा है, कोई भी वहाँ पर कमोडिटी खरीद रहा है। कोई भी अगर मार्केट में सामान खरीदेगा इंडिविजुअल, तो उसके लिए वो क्या करेगा? पैसा देगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, हम लोग एक आदमी के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रहे। यहाँ पर पूरे समूह के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जब गुड है तो गुड वो लेने गया, सामान अगर लेने गया तो क्यों लेने गया? कहीं ना कहीं उसका डिमांड होगा तभी तो वो सामान लेने गया, है ना। डिमांड इन सेंस उसको नीड होगा, उसको ज़रूरत होगा, है ना। तो उसको सेटिस्फैक्शन लेवल अपना पूरा करना है, तब वो गया मार्केट में सामान खरीदने के लिए। और जो सामान वो खरीदने जाता है उसके लिए वो क्या पे करता है? प्राइस पे करता है। ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए, जब डिमांड होगा तो मार्केट में सामान जो आ रहा है, प्रोडक्शन करने के बाद जो सामान आ रहा है, तो कब आ रहा है? जब सप्लाई हो रहा है तब आ रहा है। बिना सप्लाई का तो कोई भी सामान आएगा नहीं मार्केट में। तो जब भी डिमांड होगा तो ये डिमांड क्या प्रोड्यूस करेगा? सप्लाई, है ना। एक बात हमेशा जानिए कि जो सप्लाई होता है, ये सप्लाई का नज़र हमेशा जो होता है डिमांड पर होता है। जिस तरह से डिमांड होगा उस तरह से सप्लाई होगा। अगर सप्लाई का नेचर अगर बोला जाए तो सप्लाई के नेचर को मार्केट में कौन डिटरमाइन करता है? ऑप्शन ए प्राइस, ऑप्शन बी डिमांड, ऑप्शन सी प्राइस एंड डिमांड बोथ, और नन ऑफ दिस। प्राइमरी फोर्स क्या है? प्राइमरी, वैसे डिमांड और प्राइस दोनों पर डिपेंड है, लेकिन प्राइमरी हमको ऑप्शन से चूज करना है कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर क्या है। तो ये क्या होगा ऑप्शन? यहाँ पे डिमांड, है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि जब सप्लाई डिमांड हो रहा है, इंडिविजुअल जा रहा है, तो इन सारी एक्टिविटी को हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर, है ना। कंज्यूमर का बिहेवियर का मतलब क्या? जिस तरह से उसके पास इनकम है मार्केट में वो बिहेव उसी तरह से करेगा, है ना। अब किसी के पास कम पैसा है तो वो मार्केट में क्या करेगा? कम पैसे वाले सामान के पास जाएगा या ज़्यादा महंगे सब प्रोडक्ट के पास जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, वो जिसके पास पैसा जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये बिहेवियर को सिग्निफाई करता है। और कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल है, इसलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स जो है, बेसिकली देखिए यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, और फ्लो चार्ट से चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया कि हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, ये एक आइडिया है ना। दूसरा चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक्स, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली, इस पर हम थोड़े अभी रुक कर आते हैं, है ना। देखिए एक्चुअली हम चाहते तो पहले इकोनॉमिक्स बताने के बाद इस चीज़ को माइक्रो और हम लोग स्टैट में आते हैं, लेकिन पहले माइक्रो का कंसेप्शन जरूरी है, क्योंकि माइक्रो से जब हम इकोनॉमिक को समझते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी समझते हैं, है ना। अभी जब माइक्रो हम लोग पढ़ लिए, जब माइक्रो के बारे में आइडिया मिल गया, तो यहाँ से जंप करके हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर? स्टैट में। स्टैट में क्या होता है? आप लोग 10th का जब पेपर दिए हैं तो स्टैटिस्टिक्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है, जिसमें ग्राफ होता है, बार डायग्राम्स होता है ना, पाई चार्ट्स वगैरह होता है। तो बेसिकली ये सब है क्या? देखिए ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है भाई? अब देखिए इस केस को हम लोग यहाँ से लेते हैं, है ना। पहले ये केस, देन ये केस। अगर ये इंडिविजुअल मार्केट में जाता है
तो वो कौन सा सप्लाई करता है, कौन सा डिमांड उसका है, कौन से डिमांड के अकॉर्डिंग क्या सप्लाई है, और दोनों डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसका प्राइस मार्केट में क्या होता है, इसका एक रिलेशन अगर हम लोग ग्राफ के फॉर्म में जब पढ़ते हैं कि ग्राफ में इसको हम कैसे शो करेंगे, तो ये स्टैटिस्टिक्स का हो गया, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल से मैं एक एग्जांपल आप लोगों को लेता हूँ। एक गांव है और उस गांव में वहाँ पर लगभग वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों का जो आबादी है समझ लीजिए कि 5000 के नियर अबाउट है। 5000 ऐसे वहाँ पर लोग हैं जो बच्चे की श्रेणी में, जो बच्चे हैं वहाँ, तो बच्चे हैं, ये तो बात है। क्वांटिटी में मेज़र हो रहा है तो क्वांटिटी हो गया। और जो 5000 बच्चे हैं जिसमें 3000 बच्चा जो है उसका हेल्थ बहुत अच्छा है, बाकी का 2000 जो बच्चा है उसका हेल्थ बहुत ख़राब है, उसका हेल्थ का बड़ा इशू है। तो ये क्या है, हेल्थ एक पैरामीटर है, एजुकेशन एक पैरामीटर है जो बच्चे के क्वालिटी को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। तो ये क्वालिटी हो गया। और इन दोनों को एक्सप्रेस हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो हमारा स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मार्केट सिचुएशन थ्रू द रिप्रेजेंटेशन। मार्केट क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, वहाँ पर मंदी चल रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, इन सब को हम ग्राफ देखकर पता कर लेंगे, है ना। तो एक बात हम आपसे पूछते हैं, अगर आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ रहे कि एक मार्केट है, मार्केट में कंज्यूमर हैं, वो कोई सामान लेते हैं, है ना, और कितना सामान लेते हैं वो भी मेंशन है, कितने प्राइस पर लेते हैं वो भी मेंशन है, और आपको बहुत सारा ढेर सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। और दूसरा केस क्या है कि आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको ग्राफ में सारा डिटेल डिस्क्रिप्शंस आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आप ग्राफ को देख के पूरे सिनेरियो को आप समझ सकते हैं कि नहीं। अगर ग्राफ को आप अच्छे तरीके से आप स्टडी करते हैं तो फोकस क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनके पास समय का बहुत कमी है। तो कंट्री को जब सॉल्व करना है, कंट्री के इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन को, इकोनॉमिक रिफॉर्म को जब हमको प्रोग्रेसिव बनाना है, सही करना है, तो इतना मेरे पास समय नहीं कि हम पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे उसके बाद एनालाइज करेंगे। हम क्या करते हैं, बहुत सारे ग्राफ को लेते हैं और एक साथ सारे ग्राफों को हम लोग देखते हैं और उस सारे ग्राफों को देखकर एक अपना हम एजम्पशन निकालते हैं, एक अपना कंक्लूजन निकालते हैं। इससे क्या हुआ, इससे मेरा समय क्या हुआ, इससे मेरा समय बच गया, है ना। तो ये ग्राफ का, ये हमारा स्टैट का बहुत बड़ा एडवांटेज है ना। दूसरी चीज़ों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए सेंसस के बारे में आपने सुना होगा, जब हम लोग स्टैट में आएंगे तो हम थोड़े से और भी बात करेंगे कि सेंसस कब बना, कैसे बना, है ना। अभी देखिए एक चीज़ और भी है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि पहली बार सेंसस कब बना, क्योंकि मैं आगे आऊँगा तो इस चीज़ को ज़रूर से डिटेल बताऊँगा। अब सेंसस में क्या करते हैं, जनगणना, है ना, एरिया का पॉपुलेशन हम लोग निकालते हैं, कौन सा एरिया में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितना बच्चा वहाँ पढ़ा लिखा है, कितना बच्चा वहाँ पर इलिटरेट है, सारे पैरामीटर को हम लोग सेंसस में काउंट करते हैं, है ना। तो इसका जो रीज़न है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। तो इस चीज़ों को भी हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के बाद हमारे यहाँ पर क्या है, प्रेडिक्शन ऑन ट्रू वैल्यू। हम लोग जो सही का वैल्यू मेरे पास है उस वैल्यू से हम लोग कुछ क्या करते हैं, हम लोग कोई भी सिचुएशन को प्रेडिक्ट करते हैं, एज्यूम करते हैं, और वो एज्यूम हम क्या होता है, मेरा एजम्पशन क्या होता है, सही होता है ना। एक बात बताइए, अगर आपको सिंपल सा है, यहाँ पर आपको ग्राफ दे दिया गया है ना, अब ग्राफ दे दिया गया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 10 है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो आप इस पॉइंट को देख के तो ये चीज़ बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्वांटिटी भी 10 है और यहाँ का प्राइस भी 10 है। ये बात तो तय है। तो ये एजम्पशन आपका सही है या गलत, ये ट्रू एजम्पशन होगा या फॉल्स एजम्पशन होगा। तो सही बात यही है कि ये ट्रू एजम्पशन है। क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू दिया गया है और आप वैल्यू से आप एज्यूम भी कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट होता है स्टैटिस्टिक्स का, है ना। और कभी कभी ऐसा लगता है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ तो कभी कभी क्या ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पर अगर लगता है अगर पॉइंट नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ पर, एक इमेजिनरी पॉइंट हम लोग अपने आप से इमेजिन करेंगे। तो ये चीज़ हमारा स्टैट में नहीं होता। स्टैट में जो भी चीज़ है, जो भी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉपर रिजल्ट हमारा आता है, कंक्लूजन आता है। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जरूर इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का जो बहुत सारा जो टॉपिक है जिससे बच्चे थोड़ा दूर भागते हैं, तो उस टॉपिक को CBSE ने क्या किया है, वहाँ से डिलीट कर दिया है। वैसे इकोनॉमिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नंबर उठता है ना। देखो एक चीज़ क्लियर है, तुम पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, हॉबी के लिए कर रहे हो,
ये तुम्हारा हर टारगेट, तुम्हारा हर फोकस तुम्हारे एग्जामिनेशन पर है ना। तो पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुमको मन नहीं लग रहा है, तुमको पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हो, तुमको परफॉर्म करना है बहुत अच्छे तरीके से इसलिए तुम अच्छे से पढ़ रहे हो। तो जो भी लोग अभी नए शामिल हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेशेंस को बना के रखना, एकदम पेशेंस को बना कर रखना। बार बार तुमको यहाँ पर ऐसा 11th क्लास में तुम लोगों को लगेगा, हायर क्लासेस में ऐसा लगेगा कि अब हमको क्विट करना चाहिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको कंटिन्यू करना है, अपने एनर्जी लेवल को तुमको कंटिन्यू करना है और थोड़ा सा पेशेंस रख के तुमको क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। ये चीज़ क्लियर है। अभी यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट के बाद हम इकोनॉमिक्स में आते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स के बाद इन दोनों कॉन्सेप्ट में जाते हैं, लेकिन अब इन दोनों कॉन्सेप्ट से इकोनॉमी में आ रहे हैं। इकोनॉमी बेसिकली में हम लोग है क्या, हम लोग चाहे इधर जाते हैं चाहे इधर आते हैं, माइक्रो की तरफ चाहे स्टैट की तरफ। एक बात जान लो कि मार्केट में जब पैसा आ गया, जब तक घर में है तब तक मेरा पैसा घर में है, लेकिन जैसे हम मार्केट में निकल गए तो सारा कुछ खेल जो होता है किसका होता है, पैसे। तो जहाँ पर पैसे का एक्सचेंज होना शुरू हो गया, जहाँ पर उसका फ्लो होना शुरू हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स भी शुरू हो गया, है ना। ये चीज़ है। इसके बाद जब मार्केट में जाइएगा तो आपको वहाँ पर बायर मिलेगा और सेलर मिलेगा, सामान को बेचने वाला और सामान को खरीदने वाला। इसको हम लोग कंज्यूमर प्रोड्यूसर के तरह भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद इनकम और एक्सपेंस। इकोनॉमी में किस चीज़ का स्टडी करते हैं, इनकम और एक्सपेंस, जितना पैसा कितना कमाए और जो पैसा कमाए उसको खर्च कहाँ पर किए, है ना। अगर कोई बोलता है कि इकोनॉमिक्स को तुम डिफाइन करो, कैन यू डिफाइन द इकोनॉमिक्स, तो सही आंसर है कि इसका कोई एक डिफिनीशन नहीं है। हम यहाँ पर एक डिफिनीशन नहीं बता सकते हैं, ये यहाँ पर वेरिएशन ऑफ डिफिनीशन हमारा यहाँ पर डिफिनीशन है। तो जितना डिफिनीशन आप करिएगा, जितना कॉन्सेप्ट आपको पता है, डिफिनीशन उस वहीं से निकलेगा। तो इसलिए रटना नहीं है, रटाफिकेशन वाला काम नहीं करना है, चीज़ को समझना है, समझ कर पेपर को देना है ना। चाहे वो 11th-12th के हों, चाहे वो जो भी वीडियो जो हायर क्लासेस के भी देख रहे हो, है ना। तो उन सारे लोगों को मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि सेटिस्फैक्शन लेवल। जब भी इकोनॉमी में बात आता है, जब भी पैसा आप लेकर मार्केट में जाइएगा, तो आप हमेशा एक चीज़ सोचिएगा कि मेरे पास पैसा चाहे जितना रहे, लेकिन हम उसी प्रोडक्ट को खरीद के लाएंगे जो हम चाहते हैं, हम कम दाम में ही बेस्ट डील को करके आएंगे। हर लोग सोचता है, कभी ऐसा सोचते हो क्या कि अगर पैसा किसी के पास, आप लोगों के पास कम अगर होता है तो आपको ये लगता है कि नहीं मेरे पास तो पैसा कम है, तो हम ऑब्वियस बात है हम ख़राब सामान लेकर आएंगे। अपने तरफ से आप लोग क्या करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं अच्छे सामान खरीदने का। तो ये जो है क्या है, इनका सेटिस्फैक्शन लेवल है, जिसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं क्या, यूटिलिटी। इसका एक दूसरा नाम है यूटिलिटी। को हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यूटिलिटी के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी होता है, टोटल यूटिलिटी होता है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे जानेंगे। तो ये जो है हमारा पूरा ब्रॉड कंसेप्ट है हमारा 11th के इकोनॉमिक्स का। शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, मेरा जो वीडियो आएगा वो वीडियो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग कहाँ से, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्म से, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर टर्म है इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें कैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में क्या क्या टर्म्स होता है, सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अबाउट, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और देखिए एक और भी चीज़ है कि हम लोग जो पढ़ेंगे, पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का जो स्टाइल है, हमारा जो स्टाइल होगा वो पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू होगा। और मुझे कमेंट जरूर करिए वीडियो में, सारे लोग 11th के भी बच्चे हों या 12th के भी बच्चे अगर देख रहे हों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 12th में भी कॉन्सेप्शन को देखने के लिए 11th में कहीं कहीं पर जाना पड़ता है। जो लोग भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात ज़रूर बताइएगा कि ये जो फ्लो चार्ट हम लोग जो कवर कर रहे हैं, क्या ये फ्लो चार्ट को आगे कंटिन्यू किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि फ्लो चार्ट से चीज़ों को समझने में काफ़ी इजी हो जाता है। अगर इस चीज़ों को अगर हम एक लाइन से समझाते चले जाएंगे, अगर एक जगह ये बुक में लिखा हुआ होगा तो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा बोरिंग वो लगता है। लेकिन अगर उसी को हम लोग फ्लो चार्ट की तरह अगर बना देते हैं तो हमारा काम जो है बहुत आसान होता है। और इस फ्लो चार्ट का सबसे बड़ा खूबी क्या होता है पता है आप लोगों को, आप लोग 10th का पेपर देकर आ रहे होंगे, बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में भी जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ में वहाँ पर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट है। जो फ्लो चार्ट होता है, कभी भी एग्ज़ाम जब कॉपी चेक होता है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके पास जब भी समय का कमी होता है तो वो इस फ्लो चार्ट को देखकर कभी कभी आपके आंसर का अनुमान लगा लेता है। अगर आपका कॉपी चेक हो रहा है तो कभी आप वहाँ पर कॉपी जो चेक कर रहा है उसके पास तो जाइएगा नहीं कि मेरा कंसेप्ट ये है, आपका ओरल टेस्ट तो नहीं हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका नॉलेज का लेवल क्या है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके कॉपी में लिखे हुए कंटेंट पर। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो आपका कुछ भी हो
जो भी आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस होगा वो डिटरमाइन आपके वहाँ पर आंसर स्किल से होगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, हमेशा लिखने के तरीके पर फोकस करिए। आप कितना जानते हैं, बहुत बार क्या होता है पता है, बहुत जानने से भी नॉलेज क्या होता है, वहाँ पर नंबर कम आता है। बहुत नॉलेज हो गया लेकिन नंबर कम आ गया। कारण यही है कि आपको पता सब है, आपके दिमाग में सब कुछ है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो एक्सप्रेस करना भी सीखना होगा ना, है कि नहीं। क्योंकि देखिए हमारा जो एग्जामिनेशन है वो एक क्या है पता है, चोर पुलिस का खेल है। चोर पुलिस का खेल कैसे, एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम है वो एक तरह का मतलब जो है ना, एक तरह का पुलिस है वो, और हम लोगों को उसके कस्टडी से हम लोगों को चोरी करके आना है। क्या चोरी करके आना है, नंबर चोरी कर लेना है। चोरी इन द सेंस ये नहीं कि अगल बगल हम लोगों को कोई कॉपी वगैरह करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको लिखना है कि वो लाचार हो जाए नंबर देने के लिए। बात क्लियर है। तो बाई हुक और बाई क्रुक आपको किसी तरह से नंबर पर आपको फोकस करना है और नॉलेज पर फोकस करना है और समझने पर फोकस करिए, रटने पर फोकस मत करिए। इकोनॉमिक्स आप कितना रटिएगा, है ना। तो जो लोग भी नए हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर जितना हो सकता है उतना करें, और कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों का जो व्यू है, आप लोगों का जो शेयरिंग है, कि क्या आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ आप लोगों को समझ में आया जो मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की। So thanks for watching these videos, and here we will meet you in the next session.